हम आज देश की प्राचीन युद्ध कलाओं को आपके सामने पेश करेंगे। वैसे तो ये कलाएं मार धाड़ की हैं, लेकिन इनका अभ्यास बेहद ही कलात्मक होता है, बिल्कुल एक नृत्य की तरह। ये कला हमारे इतिहास की कहानी भी कहती हैं। योद्धाओं के वस्त्र और हथियार गुजरे हुए कल की तस्वीर बयां करते हैं। उस जमाने में लोगों को कभी भी निहत्थे और कभी शस्त्र के साथ दुश्मन से युद्ध करना पड़ता था। हालात के मुताबिक ही ये युद्ध कलाएं विकसित की गईं। ये युद्ध कलाएं बेहद ही खतरनाक होती हैं और किसी की भी जान ले सकती हैं। सेनाओं को इन कलाओं में पारंगत करवाया जाता था। राजा, सेनापति और तमाम वरिष्ठ योद्धाओं को भी युद्ध कलाओं की शिक्षा बचपन से ही दी जाती थी। समय के साथ साथ ये युद्ध विद्याएं हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बन गई, जिन्हें आज भी हम सहेज कर रखे हुए हैं। आज के युवा कुंग फू, किक बॉक्सिंग और कराटे से बेहद प्रभावित दिखते हैं। हर जिम में किक बॉक्सिंग सिखाई जाती है। हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में कराटे पर आधारित कई सारी मारधाड़ फिल्में दिखाई जाती हैं, जो दर्शकों को बेहद पसंद आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी विदेशी मारधाड़ की कलाओं की जननी कौन है? नहीं पता ना? तो आइए चलिए हम आपको बताते हैं। हमारे देश की युद्ध कला कलारी पयट्टू दुनिया की सबसे प्राचीन युद्ध कला है और यही कला चीन में जाकर कुंग फू बन जाती है और जापान में इसने कराटे का रूप ले लिया है। कलारी पयट्टू दक्षिण भारत की एक प्राचीन मार्शल कला है। केरल में इस कला ने करीब 2000 साल पहले जन्म लिया था। माना जाता है कि उससे भी हजारों साल पहले अगस्त्य मुनि ने इस युद्ध कला की रचना की थी। तो आइए दिखाते हैं हम आपको युद्ध कला। हवा में कलाबाजी लगाकर वार करते ये योद्धा एक बहुत ही प्राचीन युद्ध कला का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्राचीन और अत्यंत खतरनाक युद्ध कला का नाम है कलरिया पट्टू। जिसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी। केरल के साथ साथ कलरिया पट्टू तमिलनाडु और कर्नाटक के भी कई हिस्सों में प्रचलित है। साथ ही पूर्वोत्तर श्रीलंका और मलेशिया के मलयाई समुदाय भी इसका अभ्यास करते हैं। इसका अभ्यास मुख्य रूप से केरल की योद्धा जातियों जैसे नाया, एझावा करते थे। कलारी मास्टर और बौद्ध संत बोधि धर्मन ने ही चीन जाकर कुंग फू को जन्म दिया था। कलारी का अर्थ होता है युद्ध का मैदान। छात्रों के प्रशिक्षण की शुरुआत लगभग 7 वर्ष की उम्र में होती है, जिसमें गुरु के द्वारा औपचारिक दीक्षा दी जाती है। नए सत्र के उद्घाटन के दिन नौसिखिए को गुरु या एक वरिष्ठ छात्र की उपस्थिति में कलारी में भर्ती किया जाता है और उन्हें चौखट के आर पार दाहिने पैर को रखने का निर्देश जारी किया जाता है। छात्र दाहिने हाथ से मैदान को छूता है और फिर सम्मान की निशानी के तौर पर उसे माथे पर लगाता है। उसे फिर अखाड़े लेकर जाया जाता है, जहाँ एक दीपक कलारी के सभी गुरुओं के सम्मान में जला कर रखा होता है। यहाँ पर वो गुरु के पैर छूता है। कलारी एक विद्यालय या प्रशिक्षण हॉल है, जहाँ युद्ध कला को सिखाया जाता है। ये वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाए जाते थे, जिनमें प्रवेश द्वार पूर्वमुखी और मुख्य द्वार केंद्र के दाहिनी ओर होता था। प्रशिक्षण क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम किनारे में एक 7 परतों वाला मंच होता है। कलारी के संरक्षक देवता आमतौर पर भगवती का एक अवतार काली या शिव होते हैं। हर प्रशिक्षण क्षेत्र के शुरू होने से पहले पुष्प, धूप और जल के साथ इनकी पूजा अर्चना की जाती है। प्रशिक्षण के पहले चरण में शक्ति, लचीलापन, संतुलन और सहन शक्ति का विकास करने के लिए शारीरिक व्यायाम शामिल है, जिसमें कूद, फर्श के नीचे आसन, चक्कर दास क्रम, पैर से चोट करना आदि शामिल है। एक बार छात्र शारीरिक रूप से सक्षम हो जाए तो उनका परिचय लकड़ी के लंबे हथियारों के साथ करवाया जाता है। एक बार अभ्यास करने वाला लकड़ी के सभी हथियारों के इस्तेमाल में निपुण हो जाता है तो वो युद्ध प्रशिक्षण भी शुरू करता है, जिसकी शुरुआत धातु के हथियारों से होती है। पहला सिखाया जाने वाला धातु का हथियार कदरा है, जो घुमावदार धारदार वाली कटार है। इसके बाद तलवार और ढाल सिखाई जाती है,
बाद के हथियारों में शामिल है भाला, त्रिशूल और कुल्हाड़ी। आमतौर पर अंतिम सिखाया जाने वाला हथियार लचीली तलवार या उरुमी होता है, जो कि एक बेहद खतरनाक हथियार है। सभी हथियारों में महारत हासिल करने के बाद अभ्यासकर्ता को नंगे हाथ से स्वयं की रक्षा करने की तकनीक को सिखाया जाता है। इसमें शामिल है बाजू बांध, जूझना और दबाव बिंदुओं पर चोट करना। ये दावा किया जाता है कि सीखे हुए योद्धा अपने विरोधियों को सिर्फ सही मर्मम या महत्वपूर्ण बिंदु पर छूकर अक्षम कर सकते हैं या मार भी सकते हैं। ये ज्ञान सिर्फ चुने हुए योद्धाओं को ही सिखाया जाता है। कलरिया पट्टू में हमला करना और खुद का बचाव करने के गुर तो सिखाए ही जाते हैं, साथ में रोग के उपचार के तरीके भी इस कला में शामिल हैं। कलरिया पट्टू की 3 मुख्य शैलियां हैं: मलयालियों की उत्तरी शैली, तमिलों की दक्षिणी शैली और भीतरी केरल से केंद्रीय शैली। उत्तरी कलरिया पट्टू कठिन तकनीकी के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि दक्षिणी शैली नर्म तकनीकों का पालन करती है। उत्तरी कलरिया पट्टू का मुख्य रूप से उत्तर मलाबार में अभ्यास किया जाता है। इसमें खाली हाथों की अपेक्षा हथियारों पर अधिक बल दिया जाता है। विष्णु के छठे अवतार परशुराम को इस शैली का संस्थापक माना जाता है। उत्तरी शैली को शारीरिक प्रशिक्षण और पूरे शरीर के तेल की मालिश करने की प्रक्रिया से पहचाना जाता है। उपचार की प्रणाली और मालिश और अभ्यास के बारे में मान्यताएं आयुर्वेद से निकट से जुड़ी हैं। औषधीय तेल मालिश का मकसद अभ्यास करने वालों के लचीलेपन को बढ़ावा देना होता है। इस तरह की मालिश के लिए थिरुमल शब्द है। पैरों से मालिश करने वाले अपने पैर और शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हैं। दक्षिणी कलरिया पट्टू का मुख्य रूप से नायर और नादर के द्वारा त्रावणकोर में अभ्यास किया जाता है। इसमें खाली हाथ तकनीकी पर जोर दिया जाता है। इसके संस्थापक और संरक्षक ऋषि अगस्त्य माने जाते हैं। कलरिया पट्टू के कुछ युद्ध अभ्यासों को नृत्य में उपयोग किया जाता है। कथकली में कलरिया पट्टू की झलक देखने को मिलती है और कुछ नर्तक कलरिया पट्टू में सिद्ध भी रहते हैं। कुछ पारंपरिक भारतीय नृत्य स्कूल अभी भी कलरिया पट्टू को अपने व्यायाम में शामिल करते हैं। इस युद्ध कला का इतिहास 12वीं सदी तक जाता है। कुछ इतिहासकार तो 11वीं शताब्दी में चेर और चोल राजवंशों के बीच लंबे समय तक चले युद्ध को इस कला की पृष्ठभूमि बताते हैं। कलरिया पट्टू केरल के लगभग सभी जाति संप्रदायों के लोगों के बीच में प्रचलित था। लड़कियां भी इसका अभ्यास करती थी। महिलाएं भी इस युद्ध कला में माहिर थीं। इन योद्धाओं में से अधिकतर को तभी स्कूलों में भेजा जाता है जब वो 7 साल की उम्र के होते हैं, जहां उन्हें फुर्ती और कौशल के कई गुर सिखाए जाते हैं। वहां पर वो उन्हें नृत्य करना, पलटना और जमीन पर विभिन्न प्रकार के घुमाव देना, शाही छलांग लेना जैसे युद्ध के गुर सिखाए जाते थे। वो हथियार भी चलाना सीखते थे। हथियारों में तीर, धनुष, लाठी भाले, तलवार ढाल का अभ्यास किया जाता था। उन्नीसवीं सदी में भारत पर ब्रिटिशों का राज हुआ था। ऐसे में विद्रोह दबाने के लिए दमनकारी नीतियां इस्तेमाल की जाने लगी। शस्त्र विद्रोह के लिए तलवार धारण करने की नायरों की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान कलरिया पट्टू पर भी पाबंदी लगाई गई। इस दौरान कई भारतीय युद्ध कलाओं का गुप्त रूप से अभ्यास किया जाने लगा, जो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। आजादी के बाद कलरिया पट्टू का एक बार फिर से सार्वजनिक रूप से अभ्यास किया जाने लगा। 1970 के बाद से दुनिया भर में इस युद्ध कला में रुचि बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय फिल्मों में भी कलरिया पट्टू की झलक देखने को मिली। इंडियन, अशोका, द मैन और द लास्ट लीजन जैसी फिल्मों में ये युद्ध कला देखने को मिली।